चलिए नेक्स्ट, अ क्लाइंट इज प्रिस्क्राइब विद द सर्टलिन, है ना। सर्टलिन जो है पेशेंट को प्रिस्क्राइब किया है टू गारंटी अ सेफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द मेडिसिन, अ नर्सेस शुड एडमिनिस्टर द डोज टू गारंटी a safe administration of medicine. A nurses would administer the dose as needed only for depressions early in the morning. Take on the empty stomach at bedtime. बताइए, एक सेफ्टी मेजर के लिए जो एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे डोज, है ना, नर्सेस किस तरह का डोज एडमिनिस्ट्रेट करेगी? मॉर्निंग में करेगी या नीडेड ओनली फॉर डिप्रेशंस, ये जो ओनली डिप्रेशन है उनको करेगी, या एम्प्टी स्टमक खाली पेट देगी, या बेड टाइम देगी? सेटलिन, प्रिस्क्राइब मेडिसिन सेटलिन। सर एट बेड टाइम। सेटलिन क्या है? सर अर्ली मॉर्निंग। ये भी एंटी डिप्रेशेंट है, सेटलिन जो है एंटी सर डिप्रेशेंट ये है। डिप्रेशन ड्रग है। हाँ, एंटी डिप्रेशेंट है। ये जो मूड एनहांसिंग केमिकल्स रहते हैं ना, लाइक सीरोटोनिन, है ना, वगैरह, तो उनमें बढ़ाते हैं। एक्चुअली डिप्रेशन में सीरोटोनिन का लेवल कम होता है ना। तो उन कंडीशंस में ये दवाई जो है वो लेवल्स के मूड एनहांसिंग कैम्पलिन कॉल्ड सेरोटोनिन जो है, सेरोटोनिन को लेवल को थोड़ा इंक्रीज करता है, नॉर्मल लेवल में लाने की कोशिश करता है। तो इस दवाई का जो कब देंगे, एज ए सेफेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन कब होगा इसका, तो एट अ बेड टाइम, है ना, बेड टाइम, सोते समय। सेटलिन इज एंटी डिप्रेशन, इट मे बी एडमिनिस्ट्रेशन इन द मॉर्निंग इवनिंग, बट गिवन इन द इवनिंग इज मोर फॉरवर्डेड टू ड्राउजीनेस इन वन ऑफ द साइड इफेक्ट, है ना। तो ये इसीलिए हम रात को देते हैं। आप मॉर्निंग इवनिंग भी दे सकते हो, ऐसा नहीं है कि मॉर्निंग इवनिंग नहीं दे सकते, लेकिन मॉर्निंग इवनिंग इसलिए नहीं देते कि इसका एक साइड इफेक्ट है कि फेवर्ड मोर फेवर्ड साइन जो होता है इसका, वो ड्राउजीनेस इज वन ऑफ द साइड इफेक्ट। इसका ड्राउजीनेस जो है एक साइड इफेक्ट है ना। तो इसीलिए इसको बेड टाइम देंगे तो बेहतर है ना। बेड टाइम जो है तो देंगे तो ये बेहतर है। ठीक है, तो हमेशा याद रखिएगा, तो प्रिस्क्राइब विद सेटलिन जो एंटी डिप्रेशन है, तो उसको हम बेड टाइम देंगे, है ना, बेड टाइम देंगे। नेक्स्ट, अ क्लाइंट अराइव इन द इमरजेंसी रूम विद अ ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेशन ओवरडोज, है ना। एक पेशेंट है जो कि इमरजेंसी रूम में आया है, जो कि ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट का ओवरडोज हो गया है, उसको ज्यादा ले लिया है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स शुड द नर्सेस डू एक्सेप्ट, पूछा गया है इनमें से कौन सा मेजर जो है नर्सेस करेगी एक्सेप्ट, एक को छोड़ के? मेंटेन अ पेशेंट एयरवे, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट, गैस्ट्रिक लवाज विद एक्टिवेटेड चारकोल, ऑफलाइन एंड इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एंटीपायरेटिक। इनमें से क्या नर्स नहीं करेगी अगर ओवरडोज हो गया है ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट का? तो सर सी। सर ए। सर सी। E. That is E is the right answer. Very good. E. One of the sign symptom of tricyclic antidepressant overdose is hypothermia. एक जो वन ऑफ द सिम्टम जो है, अगर ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेशन जो है अगर वो ओवरडोज होता है तो उसका एक इफेक्ट होता है, हाइपोथर्मिया होता है पेशेंट को, और कम होता है टेम्परेचर, नॉर्मल लेवल से कम होता है ना। तो हाइपोथर्मिया के लिए हम एंटीबायोटिक नहीं देंगे, हम पीसीएम कब देते हैं? जब फीवर हो, है ना, फीवर हो, तो हाइपोथर्मिया में नहीं देंगे। तो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एंटीबायोटिक विल नॉट हेल्प इन द ट्रीटमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एंटीबायोटिक, उसका कोई ट्रीटमेंट में हेल्प नहीं करेगा। तो बाकी चीजें करना है हमें, मेंटेन पेशेंट एयरवे करना है, सोडियम बाइकार्बोनेट रिजॉल्व मेटाबॉलिक एसिडिटीज एंड कार्डियोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशन, इसलिए उसको भी चेक करना है, गैस्ट्रिक लवाज करना है जिससे कि जो मेडिसिन लिया है उसको निकाल सके हम, है ना। ईसीजी भी करेंगे डिसएर्थमिया को चेक करने के लिए, लेकिन यहाँ पे एंटीबायोटिक नहीं देंगे क्योंकि ये हाइपोथर्मिया करवाता है। ये भी याद रखिएगा, ये लिख लीजिएगा, है ना, ये हाइपोथर्मिया करवाता है ना। तो इसीलिए एंटी डिप्रेशेंट इसमें ये एंटीपायरेटिक जो है नहीं देते हैं। नेक्स्ट, अ न्यूली एडमिटेड क्लाइंट हैज स्टार्टेड टेकिंग ब्यूरोपोर्पियन, है ना। ब्यूरोपियन जो है
ले रहा है, वेलब्यूट्रिन के नाम से आता है मार्केट में। द नर्सेस मॉनिटर इन विच ऑफ द फॉलोइंग साइड इफेक्ट दैट वुड इंडिकेट एन ओवरडोज ऑफ द मेडिसिन। बुप्रोपियन का जो है क्या साइड इफेक्ट आएगा लेने के बाद पेशेंट को, जिसे नर्सेस समझ जाएगी इसका ओवरडोज हो गया? हेडेक, डिजीनेस, कॉन्स्टिपेशन, सीजर। सीजर। ये कौन सा दवाई है? सर ये डिप्रेशन वाली दवाई है, एंटी डिप्रेसेंट। हाँ, एंटी डिप्रेशेंट है ये, है ना, एंटी डिप्रेशेंट है। तो इसमें बेसिकली एंटी डिप्रेशेंट है। तो अगर एंटी डिप्रेशेंट ये ले रही है ब्यूप्रोपियन, तो अगर क्या ऐसा साइड मतलब आपको दिखेगा सिम्टम जिससे आपको लगेगा कि पेशेंट को जो है ओवरडोज हो गया है, दवाई ये ज्यादा ले लिया है, तो आपने बोला सीजर, तो डी इज अ राइट आंसर, वेरी गुड। सीजर इज अ राइट आंसर। बेसिकली जो एंटी डिप्रेशेंट अगर ये खासकर ब्यूप्रोपियन लेंगे या एल्बुट्रिन लेंगे, तो एंटी डिप्रेशन मेडिसिन है, यूज टू ट्रीट मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर एंड सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर्स के लिए यूज होता है ये दवाई। तो ओवरडोज अगर होता है तो सिम्टम इंक्लूड सीजर, मसल स्टिफनेस, हैलुसिनेशन, फास्ट और इवन हार्ट बीट। अनइवन हार्ट बीट होगा, बहुत फास्ट के कार्डिया भी होगा और अनइवन हार्ट बीट होगा, है ना, रिदम भी चेंज होंगे। सॉलो ब्रीदिंग और फैंटेनिंग भी देखने को मिलेगा। बाकी जो ऑप्शंस हैं वो इसके साइन सिम्टम नहीं है। बाकी अगर ब्यूप्रोपियन जो एंटी डिप्रेशेंट है ये अगर लेंगे ओवरडोज तो पेशेंट को सीजर्स देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट, nurses is giving discharge instruction to client who is a prescribed with marplan. Marplan जो है isocarboxyzide है। The nurses will tell the client anticipate which of the following side effect of this medicines. तो ये पूछा गया है सिंपल सा है कि ये जो आइसोकार्बोजाइड है उसका क्या साइड इफेक्ट होगा इस मेडिसिन का। वेट लॉस होगा, ड्राई स्किन होगी, डिजीनेस होगा, फीवर होगा। सर वेट लॉस। हम्म ये वेट सारे एंटी लॉस। डिप्रेस, ये आइसोकार्बोजाइड भी एंटी डिप्रेसेंट है, याद रखिएगा, ये भी एंटी डिप्रेसेंट है। और ये जो है एंटी डिप्रेशन, देखो एंटी डिप्रेशन का अलग अलग क्लासिफिकेशन है, एसएसआरआई है, ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेशन है, माओ इनहिबिटर है ना, जिसको आप पढ़ते हैं मोनोअमाइन ऑक्सीडेस इनहिबिटर। तो ये जो ग्रुप है आइसोकार्बोजाइड है ये माओ इनहिबिटर के अंदर आता है, ये माउस ग्रुप के अंदर आता है। तो ये भी एंटी डिप्रेशन है बट माओ ग्रुप के आता है। तो इसका साइड इफेक्ट क्या होगा? वेट लॉस, ड्राई स्किन, डिजीनेस, फीवर। So that answer is a C, that is a dizziness. Isocarbozide is a monoamine oxidase, MAO inhibitor drug है, and dizziness, drowsiness, tiredness, and a weakness, problem, sleeping, constipation and dry mouth may occurs when taking it. तो अगर आप ये ले रहे हैं तो ये सारे सिम्टम्स आपको हो सकते हैं। तो ये जो नर्स आपको पता होना चाहिए कि ये दवाई का साइड इफेक्ट क्या है। तो इसका आंसर होगा सी, दैट इज अ डिजीनेस, है ना। नेक्स्ट, अ क्लाइंट विद डिप्रेशन इज टेकिंग फेनालाजीन। फेनालाजीन ले रहे हैं, द नर्सेस एडवाइज द क्लाइंट अवॉइड कंज्यूम विच फूड व्हेन टेकिंग द मेडिसिन। ये भी जो है एंटी डिप्रेशेंट है फेनालाजीन। तो अगर फेनालाजीन चल रहा है तो कौन सा फूड इसके साथ अवॉइड करेंगे, लेना नहीं चाहिए? क्रैकर्स, वेजिटेबल सैलाड, ओटमील्स, योगर्ट। फेनालाजीन जो है एक एंटी डिप्रेशन ड्रग है, तो इसके साथ कौन सा जो है नर्सेस एडवाइज करेगी पेशेंट को ये क्लाइंट टू अवॉइड कंज्यूमिंग विच फूड व्हाइल टेकिंग द मेडिसिन? क्रैकर्स, वेजिटेबल सैलड, ओटमील, योगर्ट। योगर्ट को नहीं लेना है ना। आप फेनोलिजिन अगर कोई ले रहा है तो आप उसको दही लेने को मना करेंगे, है ना। फेनोलिजिन भी मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर है, माओ इनहिबिटर है, एंटी डिप्रेशेंट है। द क्लाइंट शुड अवॉइड ईटिंग टायरामीन रिच फूड, है ना। टायरामीन रिच फूड, टायरामीन जो है एक्चुअली टायरामीन दही में होता है। तो टायरामीन किस किस में होता है? सच एज चॉकलेट, अल्कोहलिक बेवरेज, एज टीज, योगर्ट, प्रोसेस मीट्स एंड फ्रूट सच एज रेशिन्स, है ना, ओवाकोडोस, बनानास और फिग्स। ये सारे में टायरामीन्स होते हैं। तो टायरामीन रिच फूड्स नहीं देने हैं। टायरामीन रिच फूड्स देंगे तो पेशेंट को साइड इफेक्ट्स होंगे, तो इसीलिए योगर्ट के इसका आंसर होगा, है ना, फेनालाजीन का।
patient taking mouse inhibitor, monoamine oxidase inhibitor have the tendency to experience hypertensive crisis, है ना। एक पेशेंट है जो कि माउस इनहिबिटर जो है ले रहा है और टेकी टेंडेंसी टू एक्सपीरियंस हाइपरटेंसिव क्राइसिस स्पेशली ड्यूरिंग इंटरेक्शन विद द अदर ड्रग्स सच एज एपिनेफ्रिन। विच ऑफ द फॉलोइंग साइन ऑफ हाइपरटेंसिव क्राइसिस? देखा गया कि एक पेशेंट है माओ इनहिबिटर दवाई खा रहा है लेकिन उसको हाइपरटेंसिव क्राइसिस हो रहा है जब भी वो एपिनेफ्रिन के साथ इंटरेक्शन हो रहा है वो दवाई के साथ, लाइक एपिनेफ्रिन के साथ अगर वो ले रहा है उस दवाई को तो उसको हाइपरटेंसिव क्राइसिस हो रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग साइन ऑफ हाइपरटेंसिव क्राइसिस? तो इसमें से पूछा गया है कौन सा इनमें से जो है साइन है हाइपरटेंसिव क्राइसिस की। हाइपरटेंसिव क्राइसिस में भी टायरामीन फूड्स नहीं देना चाहिए, ये याद रखिएगा। बताइए। ऑर्थोस्टोटिक हाइपोटेंशन, डिप्लोपिया, डिले इन एजुकेशन, हेयर लॉस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ साइन ऑफ हाइपरटेंसिव क्राइसिस? डिप्लोपिया, सर डबल नहीं विजन। हाँ, डबल विजन, डिप्लोपिया मतलब डबल विजन, है ना, दो दो लोग दिखेंगे आपको। तो मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर टॉक्सिसिटी सिम्टम इंक्लूड हाइपरटेंशन, टेकेकार्डिया, डिप्लोपिया, नोजिया, डायलेटेड पिपल्स, पाल्पिटेशन, कॉन्स्ट्रिक्टेड चेस्ट पेन एंड अल्टर्ड मेंटल स्टेटस, ये सारे कॉज करता है। एमओआई अगर माओ इनहिबिटर का टॉक्सिसिटी हो गया तो आपको हाइपरटेंशन क्राइसिस में ये सारी चीजें देखने को मिलेगा, हाइपरटेंशन भी मिलेगा, टेकेकार्डिया, डिप्लोपिया भी देखने को मिलेगा, है ना, डायलेटेड पिपल्स देखने को मिलेगा, पाल्पिटेशन, हार्ट रेट बड़ा मिलेगा। तो इसीलिए इसका आंसर होगा बी, दैट इज अ डिप्लोपिया। And during the hypertension crisis, the nurses make sure which of these medicine is readily available. हाइपरटेंसिव क्राइसिस के दौरान नर्सेस को मेक श्योर होना चाहिए कि हमारे पास ये दवाई अवेलेबल है, एकदम रेडी है। कौन सी ऐसी दवाई है जो हाइपरटेंसिव क्राइसिस के दौरान आपके पास अवेलेबल होना चाहिए? लिथियम सिट्रेट, डायजीपाम, फेंटोलामाइन, फेनोबार्बिटोल सोडियम। बताइए। डायजीपाम। डायजीपाम, डायजीपाम का क्या काम है? फिनाटोलामाइन होगा। डायजीपाम तो सजेडेट कर देगा और एकदम। डायजीपाम नहीं देंगे, डायजीपाम वो अलग ग्रुप में है, वो सेडेटिव करता है ना। लिथियम साइट्रेट भी नहीं देंगे। फेनी फेनोबार्बिटोल सोडियम बच्चों में दिया जाता है अगर बच्चों में सीजर्स वगैरह आ अब रहे मैंने हैं तो। सही बताया है। हाँ, फेंटोलामाइन इज अ राइट आंसर। फेंटोलामाइन एक्चुअली लॉन्ग एक्टिंग एडेनर्जिक है, अल्फा रिसेप्टर ब्लॉकिंग एजेंट है। जो अल्फा रिसेप्टर ब्लॉकिंग एजेंट होते हैं, लॉन्ग एक्टिंग बोल सकते हैं, एडेनर्जिक ग्रुप की दवाई है ना। तो ये बेसिकली हम देते हैं फेंटोलामाइन, है ना। Phentolamine is the right answer. In a hypertensive emergency, the first goal to bring down the blood pressure as quickly as possible with intravenous IV blood pressure medicine to prevent further organ damage. तो फेंटोलामाइन जो होता है इट यूज एंटीडोट फॉर हाइपरटेंसिव क्राइसिस, ये लिख लीजिएगा, हाइपरटेंसिव क्राइसिस का एंटीडोट के रूप में फेंटोलामाइन को यूज किया जाता है। बाकी और भी सारे दवाई हैं, एंटीजी है ना, एंटीजी भी यूज किया जाता है, बट फेंटोलामाइन को जो है एंटीडोट के रूप में देखा जाता है, इसीलिए आप इसको लिख लेंगे। बाकी आप क्लिनिकल प्रैक्टिस में जाएंगे वहां पे फिर आपको सर एंटीजी देखने को क्लिनिकल में तो मिलता है, एंटीजी लेबिटालोल देते हैं देखिए। ना, और लिबिटालोल देते हैं। लेबिटालोल शॉर्ट एक्टिंग है बेटा, है ना, शॉर्ट एक्टिंग है। आप लेबिटालोल मान लो सर जब सडन किसी लिबिटालोल को, काम नहीं करता है तो हाँ फिर मतलब एंटीजी देते हैं ना। हाँ, न्यूरो हीरो में लिबिटालोल इसलिए दिया जाता है कि न्यूरो में क्या होता है कि न्यूरो में कभी कभी आईसीपी बढ़ा है या कोई और कारणवश पेशेंट का पीपी सडन इंक्रीज होता है ना, पोस्ट ऑप। तो न्यूरो में क्या, लेबिटालोल लेबेट दे देते हैं, 100 mg लेबेट दे दिया, है ना, सॉरी 10 mg लेबेट दे दिया, 20 mg लेबेट दिया, 100 mg नहीं देते, बहुत ज्यादा हो जाएगा। 10 mg 20 mg आप डायरेक्टली 10 mg पुश कर सकते हैं, आप 100 ml बॉटल में दे सकते हैं। वो थोड़ी देर के लिए सडन बीपी फॉल करता है, फिर वो टेम्पोररी होता है ना, शॉर्ट एक्टिंग होता है लेबिटालोल, है ना, वो सर बीटा इन्फ्यूजन से ब्लॉकर है। देते हैं ना।
हाँ जी, नहीं नहीं नहीं, लेबिटालोल ट्रांसफ्यूजन से देने की जरूरत नहीं है, वो तो लंबे समय तक किसी की बीपी चल रही हो। लेबिटालोल आप आईवी डायरेक्टली पुश कर सकते हैं, हम लोग रेगुलर हमारे यहाँ चलता है ये दवाई, है ना, लो बैट डायरेक्टली पुश कर सकते हैं 10 mg, है ना। 20 mg देना है तो 100 ml बोतल में लगा के आधे घंटे में दे दीजिए, उसका बीपी कम डाउन हो जाएगा, अगर ज्यादा बीपी है तो, है ना। अगर तुरंत कम करना है तो आपको क्विकली जो है 10 mg डायरेक्टली पुश करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो है फेंटोलामीन है जो एंटीडोट के रूप में होता है, हाइपरटेंसिव क्राइसिस में यूज होता है। और लेबिटालोल जो है वो बीटा ब्लॉकर है। ये क्या है? अल्फा रिसेप्टर ब्लॉकर है ना, अल्फा एडिनर्जिक ड्रग है, वो बीटा ब्लॉकर है। जिस दवाइयों के पीछे लोल लगा हो दैट इज अ बीटा ब्लॉकर। मेटोप्रोलोल, लेबिटालोल, एटिनोलोल, है ना, ये सारे बीटा ब्लॉकर्स ग्रुप के ड्रग है। नेक्स्ट, अ क्लाइंट टेकिंग लिथियम कार्बोनेट, एक पेशेंट है जो कि लिथियम कार्बोनेट ले रहा है, स्टार्टेड कंप्लेनिंग ऑफ नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया, ड्राउजीनेस, मसल्स वीकनेस, ट्रेमर्स, ब्लड विजन एंड रिंगिंग इन द ईयर। The lithium level is 2 MEq per liter. Nurses interprets our value as, एक पेशेंट है जो कि लिथियम चल रहा है, उसको सडन कंप्लेन कर रहा है कि नोजिया हो रहा है, वॉमिटिंग हो रहा है, डायरिया हो रहा है, ड्राउजीनेस, मसल्स वीकनेस, ट्रेमर, ब्लड विजन और रिंगिंग इन द ईयर, दैट इज टाइनोटाइटिस। और उसका जो लिथियम का लेवल है ब्लड में, थेरेप्यूटिक लेवल 2 MEq मिली इक्विवेलेंट पर लीटर है। तो नर्सेस क्या इंटरप्रेट करेगी इस वैल्यू को? क्या ये वैल्यू नॉर्मल लेवल पे है, टॉक्सिक लेवल पे है, बिलो नॉर्मल लेवल है, अबव नॉर्मल लेवल है? तो जिस आप लोगों में जिनको नॉर्मल वैल्यू पता होगा सोडियम का, लिथियम का, सॉरी लिथियम का बॉडी में थेरेप्यूटिक लेवल क्या होता है, वो आंसर दे सकता है इसका। अगर लिथियम का नॉर्मल लेवल आपको नहीं पता तो आपको आंसर तो फिर बोल दीजिए तुक्का, क्या बता रहा है। आपकी थेरेप्यूटिक लेवल जो होती है लिथियम की ब्लड में कितना होता है, पता है आपको? नहीं पता? तो आपका जो थेरेप्यूटिक लेवल होता है 0.6 टू 1.2 MEq पर लीटर सर होता है, लिख पता लीजिएगा। है। हाँ। तो पता है तो टॉक्सिक लेवल में है ना, 2 है पेशेंट का, 2 MEq लिथियम लेवल है, मतलब वो टॉक्सिक लेवल में है। बी इज द राइट आंसर, टॉक्सिक लेवल। अगर इसका जो आंसर है, अगर आप नॉर्मल वैल्यू देखेंगे लिथियम का थेरेप्यूटिक, वो 0.6 से 1.2 है, 0.6 टू 1.2 MEq पर लीटर। लेकिन यहाँ पे बता रहा है कि इस पेशेंट का लिथियम लेवल 2 MEq पर लीटर है, तो इसका मतलब वो टॉक्सिक लेवल में, ना कि नॉर्मल लेवल में है, ना कि बिलो नॉर्मल है, ना एवब नॉर्मल लेवल है ना, एवब भी नहीं है, बहुत ही ज्यादा है, दैट इज टॉक्सिक लेवल है। तो पेशेंट को यहाँ पे लिथियम टॉक्सिसिटी हो गया है। और लिथियम टॉक्सिसिटी के सारे सिम्टम है, नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया, ड्राउजीनेस, मसल्स वीकनेस, ट्रेमर, ब्लड विजन, रिंगिंग इन द ईयर्स। ये दो क्वेश्चन हमेशा याद रखिएगा। एक मैंने पहले भी पढ़ा चुका हूँ, डिगॉक्सिन, आपको नोट्स भी भेजा था मैंने ग्रुप में, नोट्स डिगॉक्सिन ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। तो डिगॉक्सिन का और लिथियम का दोनों का टॉक्सिसिटी लेबल्स एंड उसके साइड इफेक्ट्स, ये दोनों अच्छे से याद करके रखिएगा। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मोस्टली एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे डिगॉक्सिन पूछ ले चाहे ये पूछ ले, है ना। तो ये टॉक्सिक लेवल है, तो इसका आंसर होगा बी, दैट इज अ टॉक्सिक लेवल। और नॉर्मल वैल्यू जो होता है 0.6 टू 1.2 MEq पर लीटर होता है। तो आज का क्लास इतना ही है ना। आज थोड़ा ज्यादा ही पढ़े हम लोग, ठीक है। अब जो आपका आने वाले एग्जाम है, अब नॉर्सेट आ रहा है, फिर अब साल में दो दो नॉर्सेट होंगे, तो अच्छे से तैयारी कीजिए। अब आने वाले जो लेक्चर्स होंगे उसमें मैं चाह रहा हूँ आप लोग को थोड़ा सा इमेज वाले भी क्वेश्चन डालूं जो नॉर्सेट वगैरह में आते हैं, है ना। इमेज क्वेश्चंस है, थोड़ा सा वीडियो बेस्ड है, तो वो सारी चीजें अब डाल के मिक्सअप करके आपको थोड़ा सा पढ़ाएंगे, और जिससे कि और थोड़ा सा अब लेवल टफ होने वाला है। तो आप अभी तो हम लोग बेसिक सिंगल लाइनर क्वेश्चन देख रहे हैं, अभी इनप्लेक्स बेस्ड भी क्वेश्चन देखेंगे, जिससे कि एक एग्जाम में आने वाले, अब नॉर्सेट में बैठो तो आपको इनप्लेक्स का भी पैटर्न जो है बेसिकली समझ में आ जाए।